नमस्कार रचनाकारों। शनिवार के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है, जहां हम समझते हैं लेखन की साधना और खोजते हैं रचना के रहस्य। आज हम लेकर आए हैं काव्य शिल्प, छंद और मात्रा विधान। रचनाकला का वह आधार जो कविता को सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं रहने देता, बल्कि उसे लय, अनुशासन और संगीतात्मक सौंदर्य प्रदान करता है। छंद कविता की रीढ़, मात्राएं उस रीढ़ की धड़कन और यतिक्ति उसकी सांसें। रमेश चौहान की कविता रचना की कला से लिया गया यह अध्याय हमें सिखाता है कि छंद के नियम कवि को सीमित नहीं करते, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति को और अधिक सशक्त, गेय और प्रभावी बनाते हैं। तो आइए आज के इस सत्र में हम गहराई से जानें छंदों के प्रकार, मात्राओं की गणना और काव्य की वह तकनीकी बुनावट जो एक साधारण पंक्ति को कविता बना देती है। स्वागत है। आज हमारे पास रमेश चौहान की किताब। ये किताब खास तौर पर नए कवियों के लिए एक गाइड जैसी है। आज हम एक कारीगर की नज़र से एक खूबसूरत कविता को देखने वाले हैं। पहले हम उसकी बाहरी खूबसूरती यानी उसकी लय को महसूस करेंगे और फिर उसे खोलकर देखेंगे कि उसके अंदर कौन से पुर्जे लगे हैं, मात्रा, यति, गण, जो उसे इतनी सटीकता से चलाते हैं। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुर्जे सिर्फ नियम हैं या फिर कविता की आत्मा को आवाज देने का एक जरिया। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारा सवाल सीधा है, छंद यानी मीटर कविता के लिए एक अनुशासित ढांचा है जो उसे मजबूती देता है, या एक पिंजरा है जो उसकी आजादी छीन लेता है? जरा इसे खोलकर देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। किताब में एक बहुत दिलचस्प परिभाषा है, अनुशासन की डोर में बंधे पद ही छंद। अनुशासन शब्द सुनते ही मुझे थोड़ी घबराहट होती है। क्या ये अनुशासन कभी-कभी रचनात्मकता का गला नहीं घोट देता? क्या कवि सिर्फ मात्राएं गिनने में इतना उलझ जाता है कि असली भाव ही खो जाए? ये सवाल तो हर नए कवि के मन में आता है और ये बहुत जायज भी है। अनुशासन शब्द सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब बंधन नहीं, बनावट है। इसे आप कविता की रीढ़ की हड्डी की तरह समझिए। इसके बिना कविता सिर्फ विचारों का एक ढेर है। सुंदर हो सकता है, लेकिन उसमें वो ताकत, वो ठहराव नहीं होगा जो उसे खड़ा रख सके। ये विचारों को एक दिशा देता है। ठीक है, बनावट शब्द से मैं ज्यादा जुड़ पा रही हूँ। तो ये बनावट कविता को बेहतर कैसे बनाती है? इसका असल महत्व क्या है? देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कविता में लय और संगीतात्मकता पैदा करना। छंद कविता को गेय बनाता है, गाने लायक। हाँ बिल्कुल, उसे गाने लायक बनाता है। जब आप तुलसीदास की चौपाई पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते, आप एक धुन महसूस करते हैं। ये धुन ही छंद की देन है। ये कविता को पढ़ने की चीज से गुनगुनाने की चीज बना देता है। हाँ, ये तो है। इसे पढ़ते हुए एक प्रवाह महसूस होता है। लेकिन क्या आज के दौर में जब कविता ज्यादातर पढ़ी जाती है, गाई नहीं जाती, तब भी ये संगीतात्मकता उतनी ही जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब जुड़ा है दूसरे महत्व से, स्मरणीयता, याद रखने में आसानी। जी, आज भले ही सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कविता का असल जादू तब होता है जब वो हमारी याद का हिस्सा बन जाती है। छंद वाली कविताएं अपनी लय और तुकबंदी के कारण दिमाग में आसानी से बैठ जाती हैं। कबीर का ये दोहा याद कीजिए, माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। हाँ, ये तो सबको याद है। हम इसे इसलिए याद नहीं रखते क्योंकि हमने इसे रटा है, बल्कि इसलिए कि इसकी धुन हमारे दिमाग में बस गई है। ये लय ही इसे अमर बनाती है। ये एक दिलचस्प बात है। तो छंद एक तरह का न्यूमोनिक डिवाइस है, याद रखने का एक तरीका। लेकिन जो तीसरा महत्व आपने बताया, संरचना और अनुशासन, उस पर वापस आते हैं। क्या ये कवि के लिए एक बैसाखी की तरह काम नहीं करता? मैं इसे बैसाखी नहीं कहूंगा, मैं इसे कैनवस कहूंगा। जब एक चित्रकार के सामने एक तय आकार का कैनवस होता है, तो वो अपनी कला को उसमें समेटने की कोशिश करता है, जिससे उसकी रचनात्मकता और निखरती है। वैसे ही जब कवि के पास 16 मात्राओं का एक ढांचा होता है, तो उसे अपने सबसे अच्छे शब्दों को चुनना पड़ता है।
वो कम शब्दों में गहरी बात कहने की कला सीखता है। ये बिखराव को रोकता है और विचारों को पैना बनाता है। और चौथा महत्व, वो हमारी संस्कृति से जुड़ा है। हाँ, और ये शायद सबसे भावनात्मक है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखता है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई से लेकर आज तक छंद हमारी परंपरा की नदी की तरह है। हनुमान चालीसा की चौपाइयां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं, सही बात है, बल्कि काव्य और छंद का एक अद्भुत नमूना है, जो आज भी करोड़ों घरों में गूंजती हैं। ये छंद की ही शक्ति है जो पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़ती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि छंद क्यों जरूरी है, तो अब उस कारीगरी वाले हिस्से पे आते हैं। इसकी बनावट कैसी होती है, इसके पुर्जे क्या हैं। किताब में गति और यति का जिक्र है। सुनने में ये संगीत से जुड़े शब्द लगते हैं। और ये हैं भी। ये कविता की सांसें हैं। गति का मतलब है कविता को पढ़ते समय आने वाला प्रवाह, उसकी रफ्तार। और यति का मतलब है ठहराव या विराम, जहां हम सांस लेते हैं। जैसे इस पंक्ति में, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। राखिए के बाद जो हल्का सा ठहराव है, अच्छा, वही यति है। अगर आप गलत जगह रुकें तो पूरी लय बिगड़ जाएगी। एक अच्छा कवि जानता है कि अपने पाठक को कहाँ ठहराना है और कहाँ बहाकर ले जाना है। जैसे संगीत में टेम्पो और पॉज होते हैं। बहुत बढ़िया। और वो सबसे बुनियादी इकाइयां क्या हैं जिनसे ये लय बनती है? वर्ण और मात्रा की बात करते हैं। ये तो मुझे पता है, लघु का मान 1 और गुरु का 2, है ना? बिल्कुल। वर्ण तो अक्षर हैं, लेकिन छंद का असली खेल मात्रा पर टिका है। मतलब किसी अक्षर को बोलने में लगने वाला समय। लघु, ह्रस्व, जिसका चिन्ह डॉट है, वो वर्ण हैं जिनका उच्चारण जल्दी होता है, जैसे अ, ई, उ। इनका मान 1 होता है। ठीक है। और दीर्घ, गुरु, जिसका चिन्ह डैश है, वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, ओ। इनका मान 2 होता है। ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कविता का पूरा वजन इसी 1 और 2 के गणित पर टिका है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे इसका असर साफ समझ आए? जरूर। 2 शब्द लेते हैं, कमल और काला। कमल में 3 लघु वर्ण हैं, क प्लस म प्लस ल। तो इसकी कुल मात्रा हुई 1 + 1 + 1 = 3। 3। वहीं काला में 2 दीर्घ वर्ण हैं, का प्लस ला। तो इसकी मात्रा हुई 2 + 2 = 4। 4। दोनों में अक्षर लगभग बराबर हैं, लेकिन उनका वजन बिल्कुल अलग है। एक कवि के लिए कमल और काला 2 अलग-अलग वजन के पत्थर हैं, और उसे इन्हें सही जगह पर रखकर अपनी कविता का संतुलन बनाना होता है। समझ गई। और तुक्का क्या, जिसे हम तुकबंदी या राइमिंग कहते हैं, ये तो काफी सीधा है। हाँ, तुक यानी पंक्तियों के अंत में एक जैसी ध्वनि वाले शब्द, जैसे कबीर के दोहे में खजूर और दूर। लेकिन ये सिर्फ सजावट नहीं है, तुक एक उम्मीद जगाता है। जब आप पहली पंक्ति सुनते हैं तो आपका दिमाग अवचेतन रूप से दूसरी पंक्ति में उससे मिलती जुलती ध्वनि की उम्मीद करने लगता है। अच्छा। और जब वो उम्मीद पूरी होती है तो एक संतुष्टि का एहसास होता है। ये कविता को एक पूर्णता देता है। 1 मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। हमने मात्राओं की बात की, वो समझ में आता है, लेकिन मैंने कवियों को गण के बारे में बात करते सुना है, और किताब में यमा ताराज भांसलगा जैसा एक सूत्र भी है। ये तो किसी जादुई मंत्र जैसा लग रहा है। ये क्या कोई अलग ही गणित है? हाँ, आप इसे एक तरह का मंत्र ही समझिए। ये कविता का डीएनए है, और आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती समझना जरूरी है। गण 3 वर्णों का एक समूह होता है, जिसे लघु और गुरु के एक खास क्रम से पहचाना जाता है। हाँ। ये यमाताराज भांसलगा सूत्र उन 8 पैटर्न्स को याद रखने की एक चाबी है। क्या एक नए कवि को इसे रटना जरूरी है, या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? रटना बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलिए, इसे रटने के बजाय हम सिर्फ एक उदाहरण से इसका स्वाद चखते हैं, ताकि इसकी खूबसूरती समझ आए। इस सूत्र से पहला गण बनता है यगण। ये सूत्र के पहले 3 अक्षरों य, मा, ता से बना है। अब इनकी मात्रा देखिए। य लघु, ई, मा दीर्घ, आ, ता दीर्घ, आ। तो लघु दीर्घ दीर्घ, बिल्कुल यगण का पैटर्न हुआ। लघु दीर्घ दीर्घ, ठीक। आप सोचिए, जब कोई कवि इस पैटर्न को अपनी कविता में बार बार इस्तेमाल करता है तो एक खास तरह की लहर, एक खास तरह का संगीत पैदा होता है। जैसे हर राग का अपना एक पैटर्न होता है, वैसी हर गण
कविता को एक खास मिजाज देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ गणित नहीं बल्कि संगीत बनाने का एक तरीका है। तो क्या इन अलग अलग पैटर्न्स और मात्राओं के आधार पर छंद के प्रकार भी होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहला है वर्णिक छंद, जिसमें वर्णों यानी अक्षरों की संख्या गिनी जाती है। ये संस्कृत में ज्यादा प्रचलित था। आज के दौर में कवि सम्मेलनों में घनाक्षरी इसका एक लोकप्रिय उदाहरण है, जिसमें हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं, चाहे उनका वजन कुछ भी हो। और दूसरा प्रकार जो हिंदी में ज्यादा लोकप्रिय है वह है मात्रिक छंद। इसमें अक्षरों की संख्या नहीं बल्कि मात्राओं का कुल वजन गिना जाता है। इसके भी 3 उप प्रकार हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। पहला है सम मात्रिक छंद, जिसके सभी चरणों या पंक्तियों में बराबर मात्राएं होती हैं, जैसे चौपाई, हाँ, जिसके हर चरण में ठीक 16 मात्राएं होती हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। ये एक मजबूत स्थिर लय पैदा करता है। दूसरा है अर्धसम मात्रिक छंद, जो थोड़ा ज्यादा चंचल है। इसके विषम चरणों यानी पहली और तीसरी पंक्ति और सम चरणों यानी दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राएं अलग अलग होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोहा तो हम सबने सुना है। उसमें मात्राओं का क्या हिसाब रहता है? दोहे की पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी में 11-11। ये 13-11 का उतार चढ़ाव भी दोहे को उसकी खास लय देता है, जहां पहली पंक्ति एक सवाल उठाती है और दूसरी उसका जवाब देती है। और तीसरा प्रकार है विषम मात्रिक छंद, जो अक्सर 2 अलग अलग छंदों को मिलाकर बनता है, जैसे कुंडलिया। तो मात्रा गिनने के नियम तो सीधे लगते हैं, लघु का 1 और गुरु का 2। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ पेच जरूर होगा, खासकर आधे अक्षरों का क्या होता है। हाँ, यहीं पर नए कवि अक्सर गलती करते हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। नियम ये है कि अगर कोई आधा अक्षर जैसे क, स, व शब्द के बीच में आता है तो उसकी खुद की कोई मात्रा नहीं होती। जी, वो शून्य होता है, लेकिन वो अपना वजन अपने से ठीक पहले वाले अक्षर पर डाल देता है और अगर वो अक्षर लघु हो तो उसे दीर्घ यानी गुरु बना देता है। एक मिनट, ये थोड़ा उलझा हुआ है, कोई उदाहरण? जैसे सत्य शब्द को लीजिए। स वैसे तो लघु 1 है, लेकिन उसके बाद आधा त है। इस आधे त का वजन स पर आ जाएगा और स का मान 2 गिना जाएगा, मतलब वो गुरु हो जाएगा। और य लघु 1 ही रहेगा। तो सत्य की कुल मात्रा होगी 2 + 1 = 3। 2 + 1 = 3, ठीक है। सुनने में ये सत्य जैसा सुनाई देता है 2 टुकड़ों में। अगर आप इसे 1 + 1 = 2 मात्रा गिनते तो ये सगाया जैसा सपाट हो जाता है। यही छोटा सा नियम कविता की धड़कन को बदल देता है। अच्छा, तो आधे अक्षर का भार अपने से पहले वाले अक्षर पर चला जाता है। ये जानना तो वाकई बहुत जरूरी है। और संयुक्त वर्णों जैसे क्ष, त्र, ज्ञ का क्या नियम है? वे तो अपने आप में पूरे हैं। उनका भी नियम लगभग यही है। अगर क्ष, त्र, ज्ञ जैसे संयुक्त वर्ण शब्द के बीच में या अंत में आते हैं तो वो भी अपने से पहले वाले वर्ण को दीर्घ बना देते हैं। जैसे यज्ञ शब्द में य के बाद ज्ञ है तो य का मान 1 की जगह 2 गिना जाएगा और ज्ञ का अपना मान 1 रहेगा। तो यज्ञ की कुल मात्रा भी 3 हो गई। हाँ बिल्कुल, 2 + 1 = 3। इन नियमों के बिना तो मात्राओं की गिनती पूरी तरह से गलत हो सकती है। तो क्या एक कवि लिखते समय हर वक्त ये गणित अपने दिमाग में कर रहा होता है? ये तो बहुत थका देने वाला काम लगता है। मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। जब मैंने पहली बार दोहा लिखने की कोशिश की तो मैं उंगलियों पर मात्राएं गिन के लिखता था और वो बिल्कुल बेजान मशीनी लगता था। फिर मेरे गुरु ने कहा, गिनना बंद करो, गाना शुरू करो, पंक्ति को अपनी जुबान पर चढ़ने दो। वाह! जिस दिन मैंने उसे गाकर लिखना शुरू किया, लय और मात्राएं अपने आप सही जगह बैठने लगी। अभ्यास के बाद ये गणित आपके दिमाग से उतरकर आपकी जुबान पर आ जाता है। ये एक कारीगरी है जिसे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। गिनना बंद करो, गाना शुरू करो, ये तो बहुत गहरी बात है। तो हमने देखा कि छंद सिर्फ नियमों का बंधन नहीं, बल्कि कविता को लय, संगीत और एक यादगार पहचान देने का शक्तिशाली शिल्प है। ये विचारों को एक खूबसूरत ढांचे में ढालने की कला है। बिल्कुल, ये समझना कि कमल 3 मात्रा और काला 4 मात्रा का वजन अलग है या आधे अक्षर का भार कहाँ पड़ता है, यह हमें कविता के उस अनुशासन को दिखाता है जो सदियों से हमारे साहित्यिक परंपरा की नींव रहा है। ये सिर्फ लिखना नहीं, शब्दों से एक मूर्ति गढ़ने जैसा है।
जहां ज्यादातर कविता मुक्त छंद यानी फ्री वर्स में लिखी जा रही है, जहां नियमों का कोई बंधन नहीं है, जहां कवि अपनी मर्जी से पंक्तियां छोटी बड़ी कर सकता है, वहां इन पारंपरिक छंदों का क्या भविष्य है? क्या दोहा, चौपाई, सवैया का ये अनुशासन आज के कवि की रचनात्मकता को बांधता है या उसे और निखारने का एक नया रास्ता दिखाता है? यह एक बहुत ही प्रासंगिक और जरूरी सवाल है। क्या आजादी हमेशा बेहतर होती है या कभी-कभी नियमों के भीतर रहकर ही असली रचनात्मकता बाहर आती है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। तो मित्रों, आज की यात्रा में हमने जाना कि कविता सिर्फ भावों का विस्फोट नहीं, बल्कि एक साधना है जहां भाषा, लय और नियम मिलकर जन्म देते हैं काव्य का सौंदर्य। छंद और मात्रा विधान को समझना नवोदित कवियों के लिए मार्गदर्शक दीपक है और अनुभवी कवियों के लिए अपनी रचना को और निखारने की कला। यदि आप भी कविता रचना की राह पर हैं, तो इन सिद्धांतों को अभ्यास में लाएं और महसूस करें कि कैसे आपकी पंक्तियां संगीत की तरह बहने लगती हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे साहित्य सृजन की किसी नई कला, नए रहस्य और नई प्रेरणा के साथ। तब तक सृजन करते रहिए, सीखते रहिए और सुरता के साथ जुड़े रहिए।